हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? सोमिल जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सोमिल जी। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। तो तो थोड़ा सा उसका ओवरव्यू कर लेते हैं हम, है ना? जिससे हमें रिवाइज भी हो जाएगा और आगे चीजें समझ में ही आएगी। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था व्हाट इज ऑडिट। ऑडिट के बारे में पढ़ा था। ऑडिट क्या है, मतलब ऑडिट को कैसे हम करते हैं, ये चीजें पढ़ी थी। टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ा था हमने। टाइप्स ऑफ ऑडिट के बाद बुक्स किसको मेंटेन करनी है वो पढ़ा था हमने। और उसके बाद टैक्स ऑडिट किसको रिक्वायर्ड है वो पढ़ा था हमने। और इन केस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में अगर कोई पर्सन बिजनेस कैरी कर रहा है तो उसको टैक्स ऑडिट कब करवाना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो टर्नओवर के अकॉर्डिंग थी, उसको पढ़ा था हमने। तो इसको एक बार शुरू शुरू से एक बार लेक्चर मतलब हम रिवाइज कर लेते हैं ना, तो आगे की चीजें और समझ में आ जाएंगी। थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं हम। व्हाट इज ऑडिट? एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view expression and opinion thereon। मतलब ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन रिपोर्ट होती है, और उसमें रिपोर्ट कौन देता है? चार्टेड अकाउंटेंट देता है। और उस पे ऑडिट रिपोर्ट में अपने एक्सप्रेस व्यू करता है कि ऑडिट रिपोर्ट इनके फाइनेंशियल क्या है क्या नहीं है, वो चीजें बताता है। मतलब अपने व्यू देता है, ओपिनियन देता है। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट हमारे दो टाइप के होते हैं, रिक्वायर्ड अंडर लॉ, वॉलेंट्री कैटेगरी। रिक्वायर्ड अंडर लॉ मतलब लॉ में प्रोविजन में लिखा है कि आपको मैंडेट है ऑडिट करना, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। जैसे हमारा एग्जांपल है अगर, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 1961 के अकॉर्डिंग टैक्स ऑडिट है हमारा। सेकंड आ जाता है हमारा वॉलेंट्री कैटेगरी। वॉलेंट्री कैटेगरी में हमारे जो वॉलेंट्री बेस पे कोई फर्म एंटिटी कराती है, अब वो उनका स्कोप डिसाइड कर देती है कि आपको इस स्कोप के अंदर आपको ऑडिट करना है। और ये ऑडिट एक चार्टेड अकाउंटेंट भी कर सकता है, नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है। इसमें कोई ऐसी डिग्री या प्रो डिग्री कोई ऐसी डिग्री वगैरह कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें। इसमें कोई सीए भी, नॉर्मल पर्सन भी हो, वो स्कोप वो अब वो मैनेजमेंट के ऊपर जाता है, वो किस पर्सन को लाती है ऑडिट करने के लिए। ठीक है जी। तो वॉलेंट्री कैटेगरी का एग्जांपल देखेंगे, इंटरनल हो गया ऑडिट, हो गया मैनेजमेंट ऑडिट, हो गया अपना। ठीक है जी। तो ये हमारे रिक्वायर्ड अंडर लो वॉलेंट्री कैटेगरी, टू टाइप्स के ऑडिट हो गए। ठीक है जी। अब इसमें से हम अपने अपने सेशन में जो ये कोर्स डिजाइन किया गया है वो इनकम टैक्स एक्ट 96 में टैक्स ऑडिट को डिजाइन किया गया। मतलब इसमें हम टैक्स इस इनकम टैक्स एक्ट 96 में टैक्स ऑडिट की बात करेंगे, उसके प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि बुक्स किसको मेंटेन करनी होती है। एज पर सेक्शन अंडर सेक्शन 44 AA, एवरी पर्सन हु इज एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन नीड टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिजनेस एंड प्रोफेशन नीड टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जो भी इन्वॉल्व है बिजनेस एंड प्रोफेशन में, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के बाद आ जाता है कि इसका ऑडिट कब होएगा, रिक्वायरमेंट कब होगी इस बुक्स ऑफ अकाउंट की मेंटेन करने की। तो उसका उसको उसको हम आगे देखते हैं। आगे हु इज रिक्वायर्ड टू ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44 AB, रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स ऑडिट। देखो, 44 AA में तो हम क्या करना है, बुक्स मेंटेन करना है। और उसका ऑडिट किस में होगा, कौन से सेक्शन में होगा? 44 AA में। उसका ऑडिट किस में होगा? अंडर सेक्शन 44 AB में। ठीक है जी। अब इसमें हमने पढ़ा था कि अब इसमें हम देखेंगे कि 44 AB में किसका ऑडिट होएगा, क्या रिजाइम दे रखा है अंडर सेक्शन 44 AB में, क्या डिफाइन है इस सेक्शन में, तो उसको देख लेते हैं। एवरी पर्सन हु इज एंगेज इन बिजनेस और प्रोफेशन टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बिफोर स्पेसिफाइड ड्यू डेट। देखो, ये जो स्पेसिफाइड ड्यू डेट है इसको आगे पढ़ेंगे, इसका मतलब आगे बताऊंगा क्या है। इफ बिलो कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब अगर नीचे की कंडीशन सेटिस्फाई देन हमें टैक्स ऑडिट करवाना है।
अगर हमने लास्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमने लास्ट लेक्चर में बिजनेस का देख लिया था, इस लेक्चर में हम सर्विस का देखेंगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा बिजनेस का भी बता देता हूँ। इन केस ऑफ बिजनेस में हमारी अगर टर्नओवर बिजनेस की 1 करोड़ प्रीवियस ईयर में है तो उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ जाएगा। ठीक है जी। क्या है टर्नओवर? अगर प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर मतलब अभी जैसे हमारा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है हमारा, अभी हमारा 23-24 चल रहा है और असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है जी। 1 करोड़ टर्नओवर है प्रीवियस ईयर में तो टैक्स ऑडिट कराना है। और अगर और ये एप्लीकेबल कब होगा? अगर पर्सन ने नॉट ऑप्टेड प्रेजम्पटिव स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD, मतलब उसने अगर 44 AD को ऑप्ट नहीं कर रखा प्रेजम्पटिव स्कीम। इस प्रेजेंटिव स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD को हम डिटेल में जब ITR का सेशन आएगा हमारा, उसमें मैं डिफाइन करूंगा आपको अंडर सेक्शन 44 AD क्या है, प्रेजेंटिव स्कीम क्या है। इसके लिए ITR 4 होती है, अंडर सेक्शन 44 AD के थ्रू ITR 4 हम फिल करते हैं। ठीक है। और 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन, 1 करोड़ की लिमिट कब है हमारे लिए? अगर हमारी ट्रांजेक्शन लेस देन 95% है B2B, मतलब बैंकिंग चैनल, मतलब जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं रिसीव पेमेंट, वो हमारी सारी पेमेंट रिसिप्ट हमारी बैंकिंग के थ्रू नहीं है। लेस देन 95% हमारी बैंकिंग, अगर ये मोर देन हो जाएगा तो इसकी ये टर्नओवर लिमिट हमारे लिए चेंज हो जाएगी। अगर आपकी अगर आपकी टर्नओवर अगर आप बिजनेस में हो और अगर आपका टोटल जो आपकी टोटल सेल बिल रेज हुई है, जो सेल बिल रेज हुआ है अपना, अगर वो 1 करोड़ क्रॉस करती है और आपने प्रीवियस ईयर प्रेजेंटिव स्कीम ऑप्ट नहीं कर रखी है और आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो 95% से ट्रांजेक्शन 95% से कम है बैंकिंग चैनल के थ्रू, देन आपको 1 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। और अब ये 95%, अगर हमारी ट्रांजेक्शन 95% से ज्यादा है बैंकिंग चैनल के थ्रू तो टर्नओवर हमारी है 10 CR। ठीक है जी। अब देखो इसमें मैंने एक मेंशन कर रखा है सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, मतलब अमेंडमेंट आते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं प्रोविजन में। कि जैसे अभी ये जो ये 10 करोड़ की लिमिट है ये अभी हुई है, पहले 5 करोड़ की लिमिट थी, तो ये सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है लिमिट। लेकिन 1 करोड़ की हमारी शुरू से चल रही है। लेकिन ये जो 95% को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो ट्रांजेक्शन हो बैंकिंग चैनल के थ्रू हो सारी, तो उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट 10 करोड़ की लिमिट ले आई कि अब 10 करोड़ वाले को कराना है। ठीक है जी। और इसमें अब हमारा जो इफ पर्सन नॉट ऑप्टेड प्रेजम्पटिव स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD, मतलब 10 करोड़ की लिमिट जब भी हम अपने बिजनेस के लिए एप्लीकेबल कर पाएंगे अगर हमने 44 AD ऑप्ट नहीं कर रखा है, जब भी कर पाएंगे, वैसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो बिजनेस के केस में फर्स्ट सेकंड एक थर्ड थर्ड लिमिट भी है, मतलब 3 कैटेगराइज है टर्नओवर। अगर 1 करोड़ है तो क्या है, 10 करोड़ है तो क्या है। तो आपको जब किसी का टैक्स ऑडिट करना है तो आपको पहले देख लेना है कि उसकी बैंकिंग चैनल क्या है और उसने उसकी ITR लास्ट ईयर क्या फाइल हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें से जो हमारी जो कैटेगरी है उसको ऑप्ट करना है। अब आ जाते हैं टर्नओवर। अब देखो हमने यहाँ 95% की बात कर ली। अगर 95% से ज्यादा हम ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू है तो 10 करोड़ की लिमिट है, अगर कम है तो 1 करोड़ की लिमिट है। उसमें भी अगर हमने 44 AD दोनों बोथ केस में हमने 44 AD ऑप्ट नहीं कर रखा देन। और एक थर्ड कंडीशन भी आ जाती है। थर्ड कंडीशन में ये है कि अगर आपने 44 AD ऑप्ट कर रखा है और आप जो ग्रोस रिसिप्ट है मतलब टोटल टर्नओवर है उसका 6 या 8% से लेस देन प्रॉफिट डिक्लेयर करना। देखो 44 AD में क्या बोला गया है कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते हो तो आप 44 AD के लिए जा सकते हो। लेकिन 44 AD में ये डिफाइन है कि आपको टर्नओवर का 6 या 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा, जब भी आप 44 AD का बेनिफिट ले पाओगे, नहीं तो ले नहीं पाओगे।
तो अब कई बार पर्सन सोचता है कि मैं 44 एडी मैं रहूं, और लेकिन प्रॉफिट को 6% और 8% कम डिक्लेयर करूं। मतलब जो लेट सपोज हमारी टर्नओवर 1 CR है, ग्रोस रिसिप्ट कितनी है? ग्रोस रिसिप्ट 1 CR है, और हमने अंडर सेक्शन 44 एडी आउट कर रखा है। अब कोई बिजनेसमैन है, अगर उसकी सारी ट्रांजेक्शन बैंकिंग के थ्रू है तो वो 6% डिक्लेयर करेगा, अगर बैंकिंग के थ्रू नहीं है तो उसे 8% करना पड़ेगा, अगर कैश इन्वॉल्वमेंट है तो दोनों केस उसको अब कैटेगराइज करना पड़ेगा इस 1 CR को, कि इसमें से कैश की डीलिंग कितनी है और बैंकिंग चैनल की डीलिंग कितनी है। उसके अकॉर्डिंग उसको 6 और 8% में डिवाइड करनी पड़ेगी इस टर्नओवर को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब 1 करोड़ टर्नओवर है और उसको 6 और 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, 1 करोड़ का 6 या 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। तो अब 1 करोड़ का 6% या 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करके प्रॉफिट डिक्लेयर करेगा। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ग्रोस रिसिप्ट, अगर पर्सन ने 44 एडी ऑप्ट कर रखे, ठीक है जी, अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ है और वो 1 करोड़ का 6 और 8% डिक्लेयर नहीं करना चाहता है एज अ प्रॉफिट, वांट्स टू डिक्लेयर लेस देन 6 और 8%, मतलब 1 करोड़ का वो 6% और 8% से नीचे प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहता है। और अगर 1 करोड़ का 6% ले तो 6 लाख हो गया, 8% ले तो 8 लाख प्रॉफिट हो गया। और 8 लाख के अकॉर्डिंग हमारा 5, अगर उसने ओल्ड स्कीम इनकम टैक्स की ओपन कर रखी है तो 5 लाख प्रॉफिट ऐड अबव जाते ही उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। और वो सोचता है कि मेरे को इतना प्रॉफिट है ही नहीं, इतना मार्जिन है ही नहीं मेरे बिजनेस में, और मैं इतना प्रॉफिट क्यों डिक्लेयर करूं। अगर वो कहता है कि सर मुझे तो 6 और 8% के नीचे डिक्लेयर करना है और मेरी टर्नओवर 1 करोड़ भी है, तो वो क्या क्या वो अब उस अगर वो करना चाहता है तो उसको अब क्या करना पड़ेगा। तो जो उसका कंसल्टेंट या सीए होगा वो ये गाइड करेगा कि आपको जी टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, अगर आप 1 करोड़ का 6% या 8% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हो। और उसे ये भी बोलेगा अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से 2 CR भी हो जाती है, जब तक आप ये चीज कर सकते हो। तो अब वो कहेगा कि सर अब मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, टैक्स ऑडिट किसका होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट का होगा। तो थर्ड लिमिट में क्या आएगी, एक तरह से तीन तीन कैटेगरी होगी बिजनेस के केस में, 1 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, या 2 करोड़ से लेस देन है। तो 2 करोड़ को भी हमने देख लिया। अब अगर इन केस ऑफ अगर ये तीनों कैटेगरी बिजनेस के केस में हमारी, ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम इन केस ऑफ पर्सन कैरिंग, अगर कोई पर्सन प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, वो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है अपनी, और प्रोफेशन सर्विस नोटिफाई की गई है, मतलब इन इन प्रोफेशन को डिसाइड किया गया कि इनके लिए ये लिमिट है। जैसे हमारे लिए एडवोकेट हो गया, इंजीनियर हो गया, आर्किटेक्ट हो गए, और भी प्रोफेशन नोटिफाई गए हैं ना, तो वो लिस्ट में अपलोड कर दूंगा नोट्स में, कौन कौन से प्रोफेशन नोटिफाई किए गए हैं गैजेट में, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं इन केस ऑफ पर्सन जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, अगर जो बिजनेस में सॉरी जो प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, बिजनेस में तो हमने देख लिया ना ऊपर, तीन कैटेगरी थी, 1 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़ की। अब इसमें आ जाते हैं जो प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, प्रोफेशन में इन्वॉल्व है तो उसमें क्राइटेरिया क्या दे रखा है अंडर सेक्शन 44 AB में, कि अगर आपकी टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट बैंकिंग चैनल या कैश में बैंकिंग चैनल या कैश में लेस देन बैंकिंग चैनल या कैश में लेस देन 50 लाख है तो टैक्स ऑडिट कराना नहीं है, अगर ग्रेटर देन 50 लाख है तो आपको एप्लीकेबल हो जाएगा टैक्स ऑडिट कराना है। क्या अगर 50 लाख से आपकी ग्रोस रिसीट कम है तो नहीं कराना, और 50 लाख से ग्रेटर देन होते ही आपको 50 टैक्स ऑडिट कराना है। अगर उसने देखो बिजनेस के केस में 44 AD है, ठीक है, प्रेजेंटिव स्कीम। और अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो इसमें 44 ADA आ जाता है, बिजनेस के केस में 44 AD है,
और प्रोफेशन के केस में हमारा 44 AD आ जाता है कि अगर पर्सन ने लास्ट ईयर अपनी ITR अंडर सेक्शन 44 ADA फाइल नहीं किया और वो ऑप्ट नहीं किया तो उसे टैक्स ऑडिट कराना पड़ जाएगा, अगर टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा पहुंच जाती है। ठीक है, 50 लाख से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा अगर आपने 44 ADA ऑप्ट नहीं कर रखा है। और सेकंड केस क्या है हमारा, ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस ये है हमारा कि अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख या लेस देन 50 लाख है, देखो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, यहाँ मेंशन करना भूल गया हूँ तो यहाँ भी मैं मेंशन कर देता हूँ एक बार, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं प्रोविजन में। तो 50 लाख वाला तो हमें समझ में आ गया कि अगर ग्रेटर देन 50 लाख है तो आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा अगर आपने 44 ADA ऑफ नहीं करता है, मतलब प्रेजेंटिंग स्कीम ऑफ नहीं कर रखी है। अगर आप की टर्नओवर 50 लाख इक्वल टू 50 या लेस देन 50 लाख है, देखो एक चीज बताना भूल गया मैं इस केस में, फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस पे आ जाते हैं। अगर ग्रेटर देन 50 लाख है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना, बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। और अगर हम सेकंड केस में आ जाते हैं कि अगर टर्नओवर इक्वल टू 50 लाख है और लेस देन 50 लाख है और उसका 50% प्रॉफिट हम डिक्लेयर करना नहीं चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ जाएगा, टैक्स ऑडिट करना पड़ जाएगा सेकंड केस में। मतलब ऊपर हमारा क्या था, अगर आपने प्रेजेंटिव स्कीम ऊपर बिजनेस के केस में क्या था, अगर हमने प्रेजेंटिव स्कीम ऑप्ट कर रखी है और 6 और 8% से लेस देन प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हैं ग्रोस प्रॉफिट का, तो हमें टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। और सर्विस के केस में क्या है, अगर आपने 44 ADA ऑप्ट कर रखा है और आप 50% से लेस देन प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हो ग्रोस रिसिप्ट का, देन आपको सेकंड केस में टैक्स ऑडिट करना पड़ जाएगा। ठीक है, देखो ग्रॉस रिसिप्ट में सोमिल जी होता है कैश रिसिप्ट और क्रेडिट रिसिप्ट दोनों, बोथ को कंसीडर किया जाता है। कैश सेल या कैश रिसिप्ट या बैंक रिसिप्ट में क्या होता है तीनों, या देखो टर्नओवर में कैश रिसिप्ट और क्रेडिट रिसिप्ट दोनों को शामिल किया जा रहा है। ठीक है जी, ठीक है। बिजनेस के केस में हमारा क्या था, टर्नओवर अगर किसको ऑडिट कराना है, जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और उसकी 90 ट्रांजेक्शन लेस देन 95% है बैंकिंग चैनल, मतलब B2B, मतलब बैंकिंग चैनल, बैंकिंग चैनल। ठीक है, लेस देन ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू 95% नहीं है, तो 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन, 1 करोड़ की टर्नओवर लिमिट एप्लीकेबल है। 10 करोड़ की कब है, जब हमारी 95% से ज्यादा ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू है, तो 10 करोड़ की लिमिट है। और अगर पर्सन ने प्रेजेंटिंग स्कीम ले ऑप्ट कर रखी है तो वो और उसकी टर्नओवर 2 करोड़ तक पहुंचती है, देन उसको तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ जाएगा अगर वो 6 और 8% प्रॉफिट, 6 और 8% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहता है ग्रोस रिसिप्ट का। प्रोफेशन के केस में आ जाते हैं तो अगर टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा एक्सीड होती है, ग्रोस रिसिप्ट, ग्रोस रिसिप्ट का मतलब है कैश और क्रेडिट बोथ से, ठीक है, 50 लाख से ज्यादा एक्सीड होती है, देन आपको ऑडिट कराना पड़ जाएगा। अगर आपने प्रेजेंटिंग स्कीम ऑप्ट कर रखी है, देन आपको आपकी टर्नओवर 50 लाख है और आप 50% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हो 44 ADA में, देन आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि टैक्स ऑडिट किसको करना है, बिजनेस के केस में, सर्विस के केस में। अब आगे आगे बात कर लेते हैं कि टैक्स ऑडिट तो वो समझ में आ गया, मतलब अब इसकी रिपोर्टिंग कैसी होती है। तो इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के अकॉर्डिंग हमें फॉर्म दे रखे हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के, जैसे फॉर्म 3CA, फॉर्म 3CA हो गया, 3CB हो गया, 3CD हो गया, 3CE हो गया। ठीक है, मतलब अब जो आपका ऑडिट करेगा, जो CA ऑडिट होएगा, वो कौन सी रिपोर्ट फाइल करेगा टैक्स ऑडिट के लिए, फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD, 3CE। अब ये, अब इन फॉर्म्स को, ये फॉर्म किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, 3CA किसके लिए फाइल होएगा, तो 3CA किसके लिए फाइल होएगा, फॉर कंपनीज के लिए। 3CB किसके लिए फाइल होएगा, फॉर इंडिविजुअल और HUF के लिए। 3CB किसके लिए फाइल होगा, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के लिए।
3CD क्या है? 3CD क्या होता है? इसमें जो ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट किया जाता है, ये 3CD 3CA के साथ अटैचमेंट लगती है और 3CB के साथ भी अटैचमेंट लगती है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा फॉर्म। और 3CA, अगर कोई फॉरेन कंपनी और NRI इंडिया में बिजनेस कर रही है और उसकी टर्नओवर है एक्सीड होती है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, अगर वो प्रोफेशन में है और बिजनेस में है, अगर ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ जाएगा। और ऑडिट रिपोर्ट उसकी क्या फाइल होगी? 3CE फाइल होगी। ठीक है, हाँ जी, यही होता है, कैश रिसिप्ट प्लस क्रेडिट रिसिप्ट। ठीक है, टाइप ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? 3CA, 3CB, 3CD, 3CE। 3CD जस्ट रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शन होती है जो अटैच की जाती है 3CA एंड 3CD के साथ। अब बात आ जाती है, हमने ये देख लिया टैक्स ऑडिट क्या होता है, टैक्स ऑडिट कब कराना है, उसकी कंडीशन क्या है, वो सेटिस्फाई कब होगी, जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी देन हमें टैक्स ऑडिट कराना है। अब टैक्स ऑडिट कराएंगे, कराने के बाद हम देखेंगे उसकी रिपोर्ट क्या, रिपोर्टिंग क्या फाइल होती है। ठीक है, रिपोर्टिंग में हमने देख लिया 3CA, 3CB, 3CD और 3CE। अब 3CA किसके फाइल होता है? कंपनी के लिए होता है। 3CB किसके लिए होता है? इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के लिए होता है। CD क्या है? रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शन है जो CA और CB के साथ अटैच होती है। और ये एक 3CE है। ठीक है, अब आते हैं कि टाइम, मैंने ऊपर एक, जब मैं टैक्स ऑडिट के बारे में बता रहा था तो मैंने यहाँ बोला था स्पेसिफाइड ड्यू डेट। स्पेसिफाइड ड्यू डेट मतलब अकाउंट्स को ऑडिट क्या करना है, एक ड्यू डेट डिसाइड की गई है। जैसे अभी हमारा लास्ट प्रीवियस ईयर कौन सा क्लोज हुआ है? 2022 और 23। ठीक है, तो 2022-23 में 2022-23 का टैक्स ऑडिट कब होएगा? तो ये जो नेक्स्ट जो हमारी 30 सितंबर आ रही है इसमें होएगा आके। ठीक है, मतलब जो ये ऑडिट रिपोर्ट फाइल होंगी, अपलोड होंगी पोर्टल पे, ये 30 सितंबर या उससे पहले करनी है हमें। और ये भी सब्जेक्ट टू चेंजेस है, सब्जेक्ट टू चेंजेस है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर कोविड था ना, तो ये ड्यू डेट बढ़ा दी जाती है, एक्सटेंड कर दी जाती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मतलब जब पोर्टल वर्क नहीं होता है ना हमारा ई फाइलिंग का, तो ये जो 30 सितंबर की ड्यू डेट है ये बड़ा एक्सटेंड कर देते हैं 10, 15, 20 दिन या एक महीने के। मतलब वो अपना रिकॉर्ड में चेक करते रहते हैं कि कितनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल हो गई, और वो प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस जो हमारा उनका लास्ट ईयर होता है उससे वो कंपेयर करते हैं कि अगर फाइलिंग कम हुई है तो वो ऑडिट, और पोर्टल वर्क नहीं कर रहा है तो वो क्या करते हैं 30 सितंबर की ड्यू डेट को भी एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन प्रोविजन में दिया गया है कि ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट क्या होगी? 30 सितंबर, मतलब 30 सितंबर या उससे पहले से ये ऊपर के फॉर्म 3CA, 3CB और 3CE और 3CD अपलोड करने हैं आपको। ठीक है, और अगर आप डिफॉल्ट कर जाती हो फॉर्म फाइलिंग में तो उसमें पेनल्टी है। पेनल्टी क्या है? 0.5% ऑफ टोटल सेल। 0.5% ऑफ टोटल सेल, विच मतलब सेल का 0.5%। और वो कब, कितनी उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? 1.5 लाख की। मतलब अगर टोटल सेल का 1.5 लाख से ज्यादा, 0.5%, 1.5 लाख से ज्यादा जाता है तो मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख की लगेगी। लेकिन पेनल्टी आपकी कम भी हो जाती है अगर आप सुटेबल रीजन दे देते हो डिपार्टमेंट को कि हम, हमारे पास कोई रीजन, हमारे पास कोई नेचुरल एक्टिविटी हो गई, तो कोई दिक्कत, मतलब बिजनेसमैन को कोई दिक्कत हो गई है बिजनेस रन करने में, या फिर कुछ ना कुछ, बहुत सारे रीजन होते हैं, कोजेस होते हैं, तो वो अपने सुटेबल रीजन देके डिपार्टमेंट को अपनी अपनी ये लेट अपनी पेनल्टी को कम भी कर सकता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है टैक्स ऑडिट का, कि टैक्स ऑडिट करना किसको है, कब एप्लीकेबल होगा, ड्यू डेट क्या है, पेनल्टी क्या है। अब इसमें किसी को डाउट है तो आप मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट, जो नेक्स्ट सेशन अपना होएगा उसमें मैं प्रैक्टिस, अब आपको एक बार मैं फॉर्म दिखा देता हूँ। जो फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD है ना, मैं आपको एक बार फॉर्म दिखा देता हूँ। देखो, ये है फॉर्म 3CA। ठीक है, अब मैंने 3CD की बात की थी ना कि रिपोर्टिंग हेड होती है, तो 3CD में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये रहा 3CD, रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट किया जाता है इसमें। ये इन फॉर्म को मैं एक्चुअल फाइलिंग, एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइव आपको दिखाऊंगा, इसमें क्या फिल करना होता है, कैसे करना होता है, कैसे अपलोड होता है, इसका प्रोसेस पूरा बताऊंगा मैं। और ये हो गया हमारा
3CA तो हमारी कंपनी के केस में है और 3CB इंडिविजुअल और पार्टनरशिप है। ये फॉर्म 3CB हो गया अपना, ठीक है। 3CD ये जस्ट मैं प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए ऑडिट रिपोर्ट होती क्या है। इसमें अब चार्टेड अकाउंटेंट रिपोर्ट करता है ट्रांजेक्शन को, सारी ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शन अलाउेबल होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, कुछ डिसअलाउ होती हैं, तो उन ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना होता है। वो आगे के सेशन में बताऊंगा, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कौन कौन सी मेन ट्रांजेक्शन को देखा जाता है, कौन सी अलाउंस होती है, कौन सी डिसअलाउंस करनी पड़ती है। मेन ट्रांजेक्शन जो ज्यादातर टैक्स ऑडिट में सामने आती है हमारी। टोटल सेल मतलब टैक्सेबल सेल, टैक्सेबल सेल सर, जीएसटी तो आपकी लाइबिलिटी है ना। टैक्सेबल सेल, टैक्सेबल सेल को देखना ग्रोस रिसिप्ट में। ये सारे नोट्स जो ये मैंने नोट्स बनाए हैं अभी टैक्स ऑडिट, ये अपना जो नोट्स है ये मैं अपलोड कर दूंगा फैकल्टी से कोऑर्डिनेट करके। ये आपको इस प्रैक्टिकल कोर्स में प्रॉपर है, ये आपको हेल्प करेंगे कि अगर आप किसी का, आपका आप एज अकाउंटेंट हो या सीए हो तो, या जो भी प्रोफेशनल हो, आप अपनी प्रैक्टिस आपने कर रखी है तो आपको टैक्स ऑडिट करना है तो क्या रिक्वायरमेंट है टर्नओवर की, तो ये मैं अपलोड कर दूंगा जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और कौन से फॉर्म फाइल होते हैं वो, ये फॉर्म 3CA 3CD होगी। अब मैं आगे आपको आगे के हमारे सेशन में मैं टैली और बीजी पे सबसे पहले बुक्स को फाइनल करना सीखेंगे, देन हम टैक्स ऑडिट के पार्ट पे आएंगे, क्योंकि टैक्स ऑडिट फाइल करने से पहले हमें बहुत सारी चीजें पहले करनी पड़ती है बुक्स में। फिर ट्रांजेक्शन को देखना, कौन सी अलाउेबल है डिसअलाउेबल है, फिर उनको अलाउ करना डिसअलाउ करना। फिर अगर कंपनी के केस में कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमारी कुछ एक्सपेंस अलाउ होती हैं, इनकम टैक्स में डिसअलाउ होती है, तो उनको भी देखेंगे। वो सारी प्रैक्टिकल चीजें मैं लाऊंगा आगे जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप बताइए। सोमिल जी आपको अगर इसमें कुछ डाउट है तो बताइए प्लीज। देखो सेक्शन 44, आप बोल रहे 44AD है। देखो बिजनेस के केस में अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना चाहते हो ना, तो और आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक, 2 करोड़ तक या लेस देन 2 करोड़ है, तो आपको बिजनेस के केस में 44AD होता है प्रेजेंटिव स्कीम। बिजनेस के केस में, सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप 2 करोड़ तक जा सकते हो और 6% और 8% का प्रॉफिट डिक्लेयर करके आप ITR फाइल कर सकते हो। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। जब हम सर्विस के केस में आते हैं तो सर्विस के केस में सेक्शन 44AD एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 44AD में सर्विस के केस में बोला गया है कि अगर आपके पास, लेट सपोज आपके पास 1 करोड़ की रिसिप्ट हुई एज सर्विस के बिजनेस, प्रोफेशन के बिजनेस में, मतलब आप प्रोफेशन कैरी करते हो, ठीक है, डॉक्टर लॉयर हो अगर आप, और आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ है, तो 44AD में ये बोला गया है कि आपको इसका 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा 44ADA में, ठीक है। अब 44ADA सर्विस के केस में एप्लीकेबल है, बस ये समझिए। अभी 50% ये है कि लेट सपोज आपकी टर्न आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, आपने जो बिल रेज की हैं वो बिल रेज उनकी टैक्सेबल वैल्यू 50 लाख है प्रीवियस ईयर में, मतलब आपके अकाउंट में, और आपके पास जो कैश में आया है वो 50 लाख है, तो 50 लाख का 50% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना, मतलब 25 लाख आपको ITR में प्रॉफिट डिक्लेयर करना और 25 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा। अभी भी कोई डाउट है? जब तक आपको इसको रिवाइज करिए, मैं ये साइट पर अपलोड करा देता हूँ, है ना।